नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, अर्थात गॉस की प्रमेय का क्या उपयोग हैं या इनके क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। गॉस की प्रमेय बेसिकली है तो वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, यानी कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के संबंध में है। पिछले वीडियो में हम लोग यह जान चुके हैं कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स Q/ε0 होता है, जहां Q उस बंद पृष्ठ द्वारा आबद्ध आवेश होता है। और यह संबंध गॉस्की ने अपने प्रमेय में बताया था। उस प्रमेय को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और उसके बाद से अपने मूलभूत आज जो वीडियो का मुख्य टॉपिक है उस पर लौट आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, याद रखिए जैसे कि ये सामने है आपके, या एक मेरे पास खाली डब्बा है, कैमरे का स्टैंड है, तो आप देख रहे हैं चारों ओर से बंद है, इधर से खुला हुआ है। अगर यह ऐसे हालत में है तो इसको बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे, इसको खुला पृष्ठ कहेंगे। अगर इधर से इसको हम पैक कर दें, बंद कर दें, तब उस स्थिति में इसको हम बंद पृष्ठ कह सकते हैं। अर्थात अगर ये ऐसे है तो अब हम कह सकते हैं कि ये बंद पृष्ठ। तो गॉस्की ने ऐसे ही बंद पृष्ठ की बात की थी। और जरूरी नहीं कि गोल ही हो, चौकोर ही हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन बंद होना चाहिए। तो चलिए गॉस्की प्रमेय की बात करते हैं। तो गॉस्की ने अपने प्रमेय में बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा आबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उसने कहा कि अगर मान लीजिए यह बंद पृष्ठ है और इसमें एक आवेश है, इसके भीतर एक आवेश है। जैसे इस चाक को ही आप मान लीजिए आवेश है, इसका आवेश का मान कितना है, इसका मान लेते हैं Q है, और इसको हमने डाल दिया और ये पृष्ठ बंद है, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस्की ने बताया कि इसके भीतर जो आवेश है, अगर उस आवेश में हम ε0 से भाग दे दें तो फिर इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। यानी जो कुछ प्राप्त होगा भाग देने पर वही इसका फ्लक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने छोटा सा डब्बा लिया है, इस डब्बे के भीतर ऊपर से हमने आवेश डाल दिया और आवेश का मान कितना है, मान लेते हैं Q है। तो इससे निर्गत निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस्की ने कहा कि इस आवेश में ε0 से भाग दे दीजिए, जो कुछ प्राप्त होगा वही वैद्युत फ्लक्स यानी कि φE होगा। तो ये था गॉस्की प्रमेय। आइए आज की बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि आखिर गॉस्की प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। क्या सिर्फ हम फ्लक्स ही ज्ञात करते हैं या कुछ और भी ज्ञात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गॉस्की प्रमेय कूलाम के नियम के ही तुल्य है, इसलिए इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में गॉस्की प्रमेय के तमाम अनुप्रयोग हैं। गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक के कारण या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार वाले एक समान आवेशित तार के कारण यानी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसी में से आज का यह एक अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यह अगर तार है और इसको आवेशित कर दिया गया, इस तार को जो है आवेशित कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अगर ये आवेशित है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उसी वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम गॉस्की प्रमेय का कैसे उपयोग करेंगे। जैसे यह तार है तो इसके निकट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको हमने P नाम दे दिया। तो गॉस्की प्रमेय का कैसे हम प्रयोग करेंगे, आइए चलते शुरू करते हैं।
गॉस की प्रमेय में आपने ध्यान दिया होगा दो बातें। पहली बात है कि गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ की बात करता है। किस पृष्ठ की? बंद पृष्ठ की। और दूसरी विशेष बात जो है कि आवेश हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, न कि बाहर। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं तब जाकर के गॉस की प्रमेय का फार्मूला लागू होगा। अगर खुला पृष्ठ है तो गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगा, और यदि बंद पृष्ठ है लेकिन आवेश बाहर है तो भी गॉस की प्रमेय पर अप्लाई नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आवेशित छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए आवेशित छड़ है अनंत विस्तार वाला, और इसके निकट एक बिंदु P है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो इसके लिए हम एक कल्पना करते हैं किसकी? बंद पृष्ठ की। जैसे बंद पृष्ठ था ऐसे ही बंद पृष्ठ की, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेलनाकार लेंगे। एक ऐसा बंद पृष्ठ लेंगे कि यह P जो है, जैसे देखिएगा ये बंद पृष्ठ नीचे से ला रहे हैं, यह P इस पृष्ठ पर ही पड़े। और सोचिए अगर बेलनाकार होता जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने चौकोर न लेकर के आपको बेलनाकार लेकर समझाया जाता है। आइए तो ज्ञात करते हैं अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सर्वप्रथम लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई विस्तार वाले तार को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अर्थात जो तार है उसको क्या किया गया है? एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है, तथा तार से आर दूरी पर एक बिंदु है P। यहां हमने डिनोट किया P को। यह जो बिंदु है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। या इतना लिख लेंगे। फिर लिखेंगे पुनः माना एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार है, मान लेते हैं, और एक काल्पनिक है। मान लेते हैं कि तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार है कि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है, तथा छड़ या आवेशित छड़ बेलन के अक्ष से होकर जा रहा है, तथा बेलन की लंबाई L है। ये जो बेलन की लंबाई है वह L है। सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए फिर नया सेंटेंस क्या लिखेंगे। फिर लिखेंगे माना बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर, ध्यान सुनिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर P के चारों ओर एक अल्प अवयव या अल्प क्षेत्रफल अवयव, अर्थात वक्र पृष्ठ, कुल मिलाकर के सीधी भाषा में समझ लीजिए, P के चारों ओर जो चौकोर बनाया है ना, इतना छोटा एक अवयव है, क्षेत्रफल है। तो इसको लिखेंगे कैसे? माना बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक अल्प अवयव दिए है, ठीक है। अवयव अल्प होने के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र हम एक समान मान सकते हैं, और माना वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और क्षेत्रफल वेक्टर dA है। चित्र से स्पष्ट है, dA और E के बीच जो कोण होगा वह 0 डिग्री होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के अनुदिश होंगे। क्यों?
तो छड़ धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा छड़ से दूर की ओर होगी, और यह वक्र पृष्ठ बेलन का है इसलिए क्षेत्रफल की दिशा वक्र पृष्ठ पर खींचे गए लंब के अनुदिश होगी। तो और इस प्रकार से आप ज्यामितीय रूप से यह सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में है और इनके बीच बनने वाला कोण शून्य है। तब अल्प अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फलक कितना होगा? तो कहेंगे छोटा सा है तो अवयव भी छोटा सा है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा सा होगा। उसको हम डिनोट करते हैं डी फाई ई से, और इसको यहाँ स्टेटमेंट देते हैं अल्प अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये परिभाषा है, पहले पढ़ चुके हैं। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां देखिएगा चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इसलिए cos थीटा का मान 1 हो जाएगा और फाई ई का मान हो जाएगा ई डी ए डी फाई ई वन। यह बता रहा है कि वक्र पृष्ठ के छोटे अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई हो तो डी फाई ई बराबर ई डी ए के बराबर होगा। तो यह अवकलज समीकरण प्राप्त हो गया। तब कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो कहेंगे कि इसका समाकलन करना। तो लिखेंगे समाकलन करने पर सिंबल क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो पूरा फ्लक्स मालूम चल जाएगा वक्र पृष्ठ का, और यह हो जाएगा ई का समाकलन नहीं होगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए का मतलब होगा जो अल्प अवयव है जिसका है उसका पूरा मान क्या है, अर्थात वक्र पृष्ठ का अवयव है तो वक्र पृष्ठ का कितना मान होगा। तो आप जानते हैं, इसी को आगे बढ़ाएं तो इंटीग्रेशन डीए यानी वक्र पृष्ठ का मान होगा 2 पाई आर यल। यहाँ यल बेलन की लंबाई है, आर बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला यह फ्लक्स हो गया। अब लिखेंगे पुनः आधार से गुजरने वाला फलक। अभी तो हमने वक्र पृष्ठ से किया, अब थोड़ा आधार की बात कर लेंगे। तो ऊपर वाला आधार जो कि दिख रहा है लिखेंगे माना आधार पर एक अल्प अवयव डीए है जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। चित्र से स्पष्ट है कि डीए और वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए इस आधार से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। कैसे देखिएगा, माना आधार पर एक अल्प अवयव डीए है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब अल्प अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि डी फाई ई माने तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। सदिश रूप में लिखे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, यह अदिश रूप हो गया। और चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप जानते ही हैं अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos थीटा का मान 0 होगा, और 0 का गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात डी फाई ई बराबर 0। और इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि नीचे का आधार का फ्लक्स भी शून्य ही होगा। तो ऊपर का फ्लक्स शून्य, नीचे का फ्लक्स शून्य, और यह इसका वक्र पृष्ठ का फ्लक्स जो है ई 2 पाई आर यल है। तो सबको जोड़ा तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा देखिएगा। अब यहाँ इसको हम मिटा करके लिख रहे हैं, तो मिटा के लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, फ्लक्स ना लिख के हम सिंबल लिख दे रहे हैं,
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? 5E होगा। भाई ये तो 0 है, प्लस ये नीचे वाला भी 0 है, और प्लस ई 2 पाई आर एल, तो इतना ही हो जाएगा। ई कोष्टक में 2 पाई आर एल। ठीक है, अब बात करते हैं यह कुल फ्लक्स इतना हो गया, यह आपने गणितीय संक्रिया करा के ज्ञात किया, परिभाषा से ज्ञात किया कि कुल फ्लक्स इससे गुजरने वाला इतना हुआ। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं गाउस की। अगर गाउस होता तो क्या कहता कि इस बेलन के भीतर जितने आवेश हैं, छड़ आवेशित है तो कुछ आवेश इस बेलन के भीतर भी होंगे, तो गाउस्की कहता कि छड़ के भीतर जितने आवेश हैं उस आवेश में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो तो पता चल जाएगा कि फ्लक्स कितना है, बस वही लिखेंगे। परंतु गॉस्की प्रमेय से, यानी कि, लेकिन गॉस्की कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है U अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, Q को हम जो है लेमडा और L के पदों में बदल सकते हैं। लेमडा हमने कहा था कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लेमडा है। ठीक है, और बेलन के भीतर छड़ की लंबाई कितनी होगी? L होगी। तो छड़ के L लंबाई पर कितना आवेश होगा, जबकि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। तो अगर आपको पीछे का रेखीय आवेश घनत्व पता होगा तो आप जानते हैं लेमडा बराबर Q अपान L, इसलिए Q बराबर लेमडा L। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखना है, Q का मान लिख देंगे लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। नीचे की चीजों को हम फिर पुनः इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गॉस, अब देखिए गॉस्की ने कहा कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा, और आपने गणितीय संक्रिया करके परिभाषा द्वारा बताया कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा। चूंकि दोनों लोग एक ही बंद पृष्ठ का फ्लक्स बता रहे हैं, इसलिए दोनों लोगों की बात सत्य है, अर्थात दोनों समीकरण आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कह रहा है E 2 पाई आर एल फ्लक्स गुजरेगा, और समीकरण 2 कह रहा है कि लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स गुजरेगा, यानी दोनों फ्लक्स आपस में एक ही है तो बराबर होंगे। चूंकि देखिएगा छड़ के निकट r दूरी पर जो बिंदु P है वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वहां आपने शुरू में माना था कि वहां मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, और वही यहाँ पर आया हुआ है, तो इसी को ज्ञात करना है। तो इसको हम यहीं छोड़ करके 2 पाई आर एल को इधर लाएंगे, तो 2 पाई आर एल इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा E अपान लेमडा L अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सीधा करके लिखें। सीधा करने का मतलब जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला कांस्टेंट होता है ना, पीछे पढ़ चुके हैं वीडियो में, तो उसी को यहाँ पर लेना है। यानी कि इसमें से जो है 1/2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक पास करना, यल से तो यल कट ही चुका है, लेमडा अपान आर करना। लेकिन यह भी अभी पूरा सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस कांस्टेंट का वास्तविक जो रूप होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 4 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करा दें, 2 हो गया, तो जाहिर सी बात है हर में कराए हैं तो अंश में कराना पड़ेगा, या 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉस्की प्रमेय के नए अनुप्रयोगों को लेकर अगले वीडियो में आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।